नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में। तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के जो है टॉपिक शुरू करेंगे। आरएस प्री के अंदर आपके टोटल 11 चैप्टर आएंगे। आरएस प्री में जो मेंस के रिगार्ड भी इम्पोर्टेंट है। अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम आज जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, समृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपके, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जीडीपी है, जिसको स्टेट की बेस पे हम लोग जीएसडीपी पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसडीपी हो गया या एनएसडीपी हो गया। एनएसडीपी है, इसके अलावा जीएसबी है, और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम। तो इन सब के बारे में हम लोग है वो आज पढ़ेंगे कि जीडीपी, जीएसडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनएसपीडीपी क्या होता है, जीएवी क्या होता है। क्योंकि ज्यादातर आपको एग्जाम पिछले वर्षों की अगर हम तुलना करें एग्जामों के अंदर, तो ज्यादातर इन्हीं से संबंधित इनके आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि डाटा वगैरह के बेस पे आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आपको ज्यादा डाटा याद करने हो। लेकिन आप अगर इनके जो है एक एक टॉपिक वाइज अगर हम इनको क्लियर करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर आज, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के हम पहले चैप्टर की बात करें जिसमें है वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, ये जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जीएसडीपी, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जीएसडीपी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका जीडीपी का, कि जीडीपी क्या होती है। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक निश्चित, यानी राष्ट्रीय सीमा के अंदर जितना भी जो उत्पाद जो है, उत्पाद और वस्तुएं, यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है, उनका जो अंतिम मूल्य है वो किसके अंदर, जो उसके जो अंतिम मूल्य है वो किस में मापा जाएगा, जीडीपी के अंदर। मान लो हमारे देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं प्लस सेवाएं, ये जितनी भी उत्पादित होती है, इन वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा, इन दोनों का क्या होगा, जो अंतिम मूल्य होगा, उस अंतिम मूल्य को क्या किसमें आंका जाएगा, जीडीपी के अंदर। मान लो कि हमारे कई लोग ऐसे हैं जो कि बाहर दूसरे क्षेत्रों में जाकर के उत्पादित कर रहे हैं, मतलब दूसरे देश में जाकर के अगर उत्पादन कर रहे हैं तो वो जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होंगे। बल्कि जो दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में आकर के और वस्तु और सेवाओं का कहीं उत्पादन कर रहे हैं, तो उनका जो मूल्य आंका जाएगा, जो अंतिम मूल्य रहेगा, वो किसमें शामिल रहेगा, जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी है वो एक जो है, जीडीपी की अगर हम निश्चित एक परिभाषा दें तो क्या होगा, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष या सीमा में, राष्ट्रीय सीमा या राज्य सीमा, राज्य की बात करेंगे तो राज्य में, या देश की बात करेंगे तो देश में। सीमा में एक निश्चित वर्ष, और निश्चित वर्ष कितना, 1 वर्ष। निश्चित वर्ष कितना, 1 वर्ष। निश्चित वर्ष में बिना दुगुनी गणना के वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, क्या क्या चीज है, एक निश्चित वर्ष हो, निश्चित बाउंड्री हो उसकी, वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इसके अंदर हम देखेंगे, और जीडीपी क्या है क्या, ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का क्या है, इंडिकेटर है ये, कि भाई इकोनॉमिक बेस पे हम देखा जाए कि आपकी कितनी ग्रोथ रेट है,
वो किसके आधार पर आंका जाता है? जीडीपी के बेस पे। किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति का जो आंकलन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? जीडीपी के आधार पर। जैसे भूटान जैसे देश में जो वहाँ हैप्पीनेस के आधार पर मापा जाता है, तो हैप्पीनेस कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता किसी भी देश के ग्रोथ रेट का। अगर ग्रोथ रेट को देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उनका जीडीपी को देखना, क्योंकि हैप्पीनेस तो जरूरी नहीं कि जो बाहर से खुश जो दिख रहा है वो अंदर से उतना ही खुश हो, लेकिन अगर ग्रोथ रेट को अगर आपको आंकलन करना है तो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है? जीडीपी। अब जीडीपी के अंदर जो 3-4 चीजें हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखी। एक तो क्या होता है, ये विद इन बाउंड्री होता है, बाउंड्री यानी कि सीमा क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र में ही होता है पहली चीज तो ये। दूसरी चीज वस्तु और वस्तु और सेवाओं का क्या होगा? अंतिम मूल्य होगा। क्या होगा इसमें? अंतिम मूल्य। फिर एक है निश्चित समय, कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष का जो भी आंकलन जो देखा हमने वो किसमें आता है? जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी की परिभाषा, साधारण सी परिभाषा क्या होगी? एक निश्चित सीमा क्षेत्र में निश्चित वर्ष, 1 वर्ष में जो बिना दुगुनी जो गणना है उसके अलावा वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा, उस अंतिम मूल्य को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो जीडीपी आपके समझ में आया हो गया होगा कि होता क्या है? वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उस अंतिम मूल्य को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। यानी कोई भी वस्तु आपके यहाँ से कैसे बन रही है, यानी गाड़ी के प्रोडक्ट, अलग अलग उत्पाद जो कहाँ बने हैं, क्या बने हैं, किस किस क्षेत्र में क्या बने, उनकी क्या लागत रही है, लेकिन आपके पास जब वो उत्पाद बन करके तैयार आया, जब आपने उसको परचेज किया या जब सेल किया, जो अंतिम उसका जो मूल्य था वो अंतिम मूल्य किसमें माना जाएगा? जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी आपके समझ में आ चुका होगा। जीडीपी जो हमने जो है राष्ट्रीय स्तर पर देखा है, जीडीपी को हमने किसके स्तर पर देखा है? राष्ट्रीय स्तर पर गणना की जाती है तो ये जीडीपी की जाती है। अगर यही गणना राज्य स्तर पर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? जो है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और स्टेट इकोनॉमिक के लिए जीडीपी को क्या नाम दिया गया है? इसी को जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को नाम क्या दिया गया है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। हिंदी में आप लिख सकते हो इसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्या बोला जाता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीडीपी को हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी की गणना कैसे करेंगे? अब ये देखते हैं। मान लो कोई भी आपके पास में मोबाइल है, मान के चलो कि 2011 के अंदर, 2011-12 के अंदर 5 मोबाइल जो है उनकी कीमत थी 1000 रुपए। अगर भारत के अंदर, हमारे राज्य के अंदर मान लो कि 5 मोबाइल का हम उत्पादन कर रहे थे, एक मोबाइल की कीमत कितनी थी? 1000 रुपए। तो इसकी जीडीपी कितनी हो गई? 5000 रुपए। वर्तमान में आप देखोगे तो वर्तमान में कितने मोबाइल बनने लगे? 10, और इनकी कीमत क्या हो गई? 1500 रुपए। रेट बढ़ेगी क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेगा, और साथ काफी सारे फैक्टर होता है जिनकी वजह से रेट है वो बढ़ती है, रेट कम नहीं होती। तो इसकी जो जीडीपी आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 15000 रुपए। तब हम बोलेंगे कि भाई ऐसे तो आप महंगाई को बढ़ा बढ़ा करके जीडीपी को कितनी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है? जीडीपी का आंकलन 2 अलग अलग प्रकार से किया जाता है। एक तो यहाँ पर स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य जिसको बेस ईयर के आधार पर देखा जाता है। बेस ईयर, जो वर्तमान में जीडीपी का बेस ईयर लिया जाता है वो कौन सा? 2011-12। परीक्षा में भी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा बेस ईयर है, तो बेस ईयर 11-12 है अभी जीडीपी का, जीएसडीपी का। और एक है प्रचलित, जो वर्तमान में है, प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी का जो आंकलन है 2 आधार पर किया जाता है। एक तो स्थिर मूल्यों पर जो बेस ईयर के आधार पर, और एक है प्रचलित मूल्यों पर यानी कि करंट ईयर पर, करंट ईयर। ठीक है, 2 आधार पर, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, 2 आधार पर इसका आंकलन किया जाता है। अब हम जीडीपी को देखेंगे कि भाई कितनी राजस्थान की अगर हम बात करें, अब 2 सिंगल आधार पर इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि यहाँ पर जो जीडीपी 5000 थी वो अभी
15,000 यानी कि 15,000 हो गए, 5,000 से 15,000। तो कोई भी बोल देगा कि भाई आपको अपनी जीडीपी बढ़ाएगा तो महंगाई टैक्स वगैरह बढ़ा करके आप क्या कर लोगे, इसको बढ़ा लोगे। इसलिए जो है इसमें जो है जो शुद्ध आंकलन जो है वास्तविक मूल्य, यानी कि वास्तविक जो है मूल्य वो किसमें आता है हमारे पास, इसमें बेस ईयर वाली में जीडीपी जो होती है उसमें हमारे पास शुद्ध आंकलन जो है उसमें किया जाता है। तो अब देखते हैं, एक बार इसको उतार लो, फिर देखते हैं कि अभी 2022-23 के आधार 22-23 की जो गणना है उसमें देखते हैं जीडीपी का। अब देखिए इसकी तुलना करते हैं अभी वर्तमान के सापेक्ष में करेंगे तो जीएसडीपी क्या है राजस्थान की, इसको दो आधार पर बांटेंगे हम लोग। एक तो किसके आधार पर, बेस ईयर यानी कि स्थिर मूल्यों पर, दोनों पूछी जाएगी आपके पास, आपको स्थिर मूल्य पर भी और करंट ईयर यानी कि प्रचलित मूल्यों पर भी। आंकड़े बहुत है इसमें, आंकड़े याद रखने पड़ेंगे आपको, प्रचलित मूल्यों पर, ये ध्यान रखना आंकड़े बहुत आते हैं भाई इसमें, आंकड़े आपको बहुत ही ज्यादा याद रखने पड़ेंगे। बेस ईयर जो है कौन सा है, 2011-12। बेस ईयर कौन सा रखा गया है, 2011-12। अब आप बेस ईयर के बाद में इसके जो है जो जीडीपी है बेस ईयर 2011-12 के आधार पर देखोगे तो राजस्थान की जीडीपी कितनी है अभी, 7.99 लाख करोड़। कितनी जीडीपी है, 7.99 जो है लाख करोड़ है वो जीडीपी है राजस्थान की। और अगर प्रचलित मूल्य पर यही देखें तो प्रचलित मूल्य पर ये जस्ट इससे ज्यादा होगी, 14.14 लाख करोड़, 14.14 करोड़ है वो कितनी है प्रचलित मूल्यों के आधार पर। दूसरा है इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, लगभग 8.19 यानी कि 8.19% है वो इसकी ग्रोथ रेट है। और अगर इसकी प्रचलित मूल्य पर करेंगे ये तो डबल, ये भी डबल हो जाए भाई, इसमें ये डबल होती आ रही है लगभग अंदाजा है, तो ये भी फिर जो है ग्रोथ रेट वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16.04% है वो इसकी क्या हो जाएगी ग्रोथ रेट। ये क्या है, ग्रोथ रेट है, ये क्या है, ये ग्रोथ रेट। तो आपको ये आंकड़े जरूर याद रखने हैं, कौन से, ये वाले, जीडीपी के स्थिर मूल्यों के आधार पर भी और प्रचलित मूल्यों के आधार पर भी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ग्रोथ रेट है वो देखा जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी उनमें ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ के आधार पर इसको देखा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ये तो थी हमारी जीडीपी, जीएसडीपी, राजस्थान की जीएसडीपी। अब जो जीएसडीपी के पास जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, क्या वही वैल्यू रहेगी जब हम गणना कर रहे हैं उसकी। हमने बेस ईयर पे देखा कि वास्तविक मूल्य मिल रहा है हमें, लेकिन क्या वास्तविक मूल्य वही रहेगा। मान लो कि हम जीएसडीपी की बात करें, जीएसडीपी, आप आज एक गाड़ी खरीद करके लेके आते हो, एक कार लेकर के आते हो और उस कार का मूल्य है 5 लाख रुपीज। अब जब अगली साल आप गणना कर रहे हो तो आपके पास में 2 कार है, तो आपकी गणना तो उसी हिसाब से 2 कार में 10 लाख के हिसाब से होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये जो पिछले साल आप कार लेकर के आए थे उसका मूल्य आज भी वापस 5 लाख ही है, नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, उसका मूल्य है वो कम हो जाएगी। कोई भी चीज एक बार बिकने के बाद में अगर आप कुछ समय बाद में आप उसको रीसेल भी करके देखोगे तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी उसमें से अगर हम क्या निकाल दें, माइनस कर दें, क्या जो ह्रास वैल्यू है यानी कि जो कमी हुई है उसको निकाल दें कि भाई कितना है। मान लो इसकी 5 लाख उस समय थी, लेकिन 5 लाख नई वाली गाड़ी की तो 5 लाख ले लो आप लोग, इसकी तो 5 लाख हो गई, लेकिन इसके 1 लाख कम हो गए तो 4 लाख, तो मतलब 9 लाख रुपए आपके जीएसडीपी होगी। तो जीएसडीपी से ह्रास निकालेंगे तो एनएसडीपी आएगी हमारे पास। एनएसडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनएसडीपी इसका होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में क्या लिखोगे, शुद्ध राज्य घरेलू
उत्पाद, ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये क्या है, एनएसडीपी। एनएसडीपी क्या होगी, ये जीएसडीपी से हमेशा कम होती है, क्योंकि कम अपने आप ही होगी, हम आज जो हरास वैल्यू जो है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि एनएसडीपी हमेशा जीएसडीपी से कम होगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको पता चल रही है कि जीएसडीपी हमेशा एनएसडीपी से कम होगी, ये जान लीजिए आप। अब आप जो है तुलना करेंगे, हम जो है 2022-23 की अगर हम बात करें तो वो दोनों आधार पर निकालना पड़ेगा इसका भी हमें, क्योंकि प्रचलित मूल्य का अलग निकलता है और जो स्थिर मूल्य है यानी बेस ईयर के बेस पे दोनों का अलग अलग देखेंगे, भाई उस समय पे उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में उसकी क्या कीमत है, दोनों के आधार पर आकलन करेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा, जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी, वास्तविक वैल्यू आएगी। तो हम दोनों का आकलन करते हैं, एनएसडीपी का आकलन करते हैं। चलो अब है हमारे एनएसडीपी। एनएसडीपी को भी हम दो भागों में करेंगे, एक तो बेस ईयर लेकर के 2011-12 बेस ईयर ले लिया हमने, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्थिर मूल्यों पर, और दूसरी हमारे आ जाएगी करंट ईयर पे निकालेंगे, यानी प्रचलित जो मूल्य है अभी, प्रचलित मूल्यों पर, दोनों पे हम इसका आकलन करेंगे कि प्रचलित मूल्यों पर क्या है उसका और जो है करंट ईयर पे क्या है। तो अगर हम बात करें तो स्थिर मूल्य की, हमने देखा अभी जीएसडीपी से एनएसडीपी हमेशा कम होगी, हमने जीएसडीपी अभी देखी थी 7.99 लाख करोड़, या उससे कम होगी, ये कितनी होगी 6.95 लाख करोड़, ये उससे क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। और जब प्रचलित मूल्य कम होगा तो स्थिर मूल्य कम होगा, जाहिर सी बात है प्रचलित मूल्य भी कम ही होगा, 12.60 लाख करोड़ इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है, एनएसडीपी की। अब परसेंटेज देखिए, इसकी जो ग्रोथ वैल्यू है लगभग किसके सेम रहेगी, जीएसडीपी के सेम रहेगी, 8.11% इसकी ग्रोथ रेट रही है, जबकि इसकी ग्रोथ रेट कितनी रही है, 16.10। अभी हमने देखा था किसका, जीएसडीपी का, जीएसडीपी में यहां पर कितना था 8.19 देखा था, अभी 8.19 इसकी वैल्यू थी, ये थोड़ा सा से कम होगी। इसमें भी हमने देखा था, इसका था कितना 16.04%, जबकि इसमें यहां पर हम देखेंगे तो इसका कितना है 16.10%। तो यहाँ इनकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो किससे कम रहेगी, जीएसडीपी से हमेशा कम रहेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम रहेगी। तो ये है वर्तमान के जीएसडीपी वैल्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया आपका एनएसडीपी। अब आप बात करते हैं जीवीए की। जीवीए इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, हिंदी बोलते हैं सकल मूल्य वर्धित, ये हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये कैसे देखा जाएगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें एक तो हमें सेक्टर वाइज पता चल जाएगा कि किसमें कितना जो है जीडीपी है या कितनी उसका मूल्य है, सेक्टर वाइज पता लग जाएगा। एक इसका जो वास्तविक मूल्य जो आता है वो हमें पता लग जाएगा। कैसे वास्तविक मूल्य कैसे पता लगेगा, देखो पहली चीज है, अगर मान लो गेहूं है, किसान से आपने गेहूं लिया 10 रुपए से, ठीक है, यहां पे देखो किससे है, ये किस में था, कृषि में। किसान से आपने कितने रुपए में लिया, 10 रुपए से आपने गेहूं खरीदा, उस गेहूं को आपने किस में बदला, आटे में, और पिसाई कितनी लगी उस पे, 5 रुपए, ठीक है। तब ये क्या हो गया, क्योंकि चेंज कर रहा है, कौन सा सेक्टर आ गया यहाँ पर, उद्योग कर रहा है नहीं कर रहा, आटा है। अब उस आटे को क्या की, पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद में जो उसकी वैल्यू है, पैकिंग करके तैयार किया गया, यहाँ हो गई पैकिंग यानी कि सर्विस, पैकिंग के आधार पर इसकी जो है कितने रुपए लगे, 10 रुपए इसके लग गए। तो पैकिंग के बाद में जो यहाँ पर जब तैयार प्रोडक्ट हुआ तो 10 और 5 15 और 10 उसकी वैल्यू क्या आ गई, 25 रुपए।
क्या वैल्यू आ गई उस पे? 25 रुपए उसकी अगर हम देखें तो अंतिम मूल्य आ रहा है, ठीक है। लेकिन उस पे क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। भाई सरकार को टैक्स भी तो चाहिए ना उस पे, इन सभी पे टैक्स जोड़ करके, और मान लो कि 5 रुपए टैक्स लगा दिया गया। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? 30 रुपए। उस तौर पे देखा जाए तो 30 रुपए। तो कंपनियों ने कहा भाई हम इतने गवर्नमेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप मुझे हमें क्या दो, कुछ सब्सिडी भी देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? सब्सिडी दे दी भाई इनको। कितने रुपए की? 2 रुपए की। क्या कर दी? 2 रुपए की इनको छूट दे दी। अब जो 2 रुपए की छूट देने के बाद जो मूल्य बचा वो क्या बचा? 28 रुपए। ये क्या आ गया इनका? जीवीए। क्या आ गया? जीवीए। अब देखो कैसे 28 रुपए, क्योंकि 2 रुपए की इनको सब्सिडी मिल चुकी है। तो जीवीए कैसे निकाला जाता है? जीवीए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? हमें से एक चीज याद रखना, जीडीपी में क्या माइनस करोगे? टैक्स। ये जो जीडीपी थी इसमें से माइनस क्या कर देंगे? टैक्स। और प्लस क्या कर देंगे? सब्सिडी इसमें प्लस कर देंगे। तो जीवीए निकालने के लिए क्या करोगे? जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, तब क्या आ जाएगा आपका? जीवीए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीवीए। अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे राजस्थान की बात करें हम लोग जीवीए हाल ही के बारे में, तो राजस्थान में जीवीए क्या रहेगा इसका? अभी जो बात करें तो 2022-23 के अंदर, तो जीवीए आप देखिए, जीएसवीए स्टेट के हमेशा क्या बोला जाता है? जीएसवीए। इनमें यह फायदा है कि सेक्टर वाइज ग्रोथ को बताता है। जीवीए होता है वो क्या बताएगा? सेक्टर वाइज ग्रोथ। और एस लग गया मतलब कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? राज्य के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राज्य के बारे में। अगर मान लो ये पूरा है क्या है? जीवीए। तो इसके अंदर आप देखोगे 3 भागों में बांट लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला भाग है इंडस्ट्री का, 27.76% है। ये किसका है? उद्योग का। इसको भी 2 आधार पर, ये किस पे देख रहे हैं हम लोग? स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर, यानी कि बेस ईयर क्या लिया हमने? बेस ईयर लिया 2011-12। ये बेस ईयर कौन सा है? 2011-12, ये बेस ईयर है। फिर उसके बाद में हम कृषि की बात करें तो 18.50%, ये किसमें है? कृषि सेक्टर उसमें है। और थर्ड है अगर बात करें 43.70% है, ये किसमें है? सेवा क्षेत्र में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 सेक्टर पढ़े हैं आपने। प्राइमरी के ये जो सर्विस सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर और ये इंडस्ट्री सेक्टर है। तो इंडस्ट्री सेक्टर का ये प्राइमरी बोलते हैं इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्सरी बोलते हैं। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इकोनॉमिक्स के जो है बुक में ये आपके सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है, और शायद मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा। तो स्थिर मूल्य पे यह है। अब प्रचलित मूल्यों पर जीएसवी, अगर हम बात करेंगे जीएसवी की, तो ये है हमारे जो जीएसवी की अगर टोटल हम इस डायग्राम से देखेंगे तो जो है सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा फायदा इस साल यही है कि सेवा क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। किसमें नहीं हुआ? सेवा क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ बदलाव कौन सा हुआ? हाँ, कृषि और इसमें कृषि और उद्योग है, इन्हीं में जो है हमें बदलाव देखने को मिला है। और बदलाव भी कितना? ओनली यहां से जो कृषि और इसमें कितना देखने को मिला? 0.45% का। कितना देखने को मिला है? 0.45% का। यानी कि ये कम हुआ है। 27.31% तो रह गया उद्योग, ठीक है। और ये बढ़ा है कौन सा? कृषि। कितना हो गया? 28.95%। कौन सा बढ़ा? कृषि। तो ये आपको आंकड़े जरूर याद रखने होंगे। किसके लिए? जीएसवीए के लिए, कि किसमें कितना परसेंट। सेक्टर वाइज अगर डिवीजन करें हम लोग तो प्रचलित मूल्यों पर यह है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रचलित मूल्य और बेस ईयर स्थिर मूल्यों पर। दोनों के आधार पर आप देख सकते हो। तो इसमें जो है कितना बदलाव हुआ है? सिर्फ 0.45% का ही जो है बदलाव देखने को मिलता है हमें। तो आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दोनों के बीच में मूल्य का जो है मूल्य के आधार पर भी देख लेते हैं। जीएसडीवी के बारे में, जीएसवीए को जीएसवीए किसके आधार पर? प्रचलित। इस तरफ बेस ईयर ले लेते हैं। चलो ये हो गया बेस ईयर, जिसको हम स्थिर मूल्य बोलते हैं।
स्थिर मूल्य पर, और ये हो गया प्रचलित मूल्यों पर। बेस ईयर कौन सा लेते हैं हम लोग, यहाँ ले लेते हैं 11 12। ध्यान रखना बेस ईयर का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि बेस ईयर कौन सा है। सबसे पहले हम बेस ईयर की बात करें तो यहाँ पर 7.33 लाख करोड़, ये क्या है, जीएसवी है, किसका, राजस्थान का भी। और परसेंटेज के बेस में देखेंगे तो 7.88%, लगभग 7-8 के आसपास चलेगा। 14 15 16 15 16 प्रचलित मूल्यों पर चलेगी हर चीज, और 7-8 के नियर बाई स्थिर मूल्यों पर चलेगी। ये मोटे मोटे आंकड़े बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं है, बड़े बड़े आंकड़े बता रहा हूं। प्रचलित मूल्य पर इसकी कितनी होगी, 13.11 लाख करोड़, 13.11 लाख करोड़। ये क्या है, प्रचलित मूल्य पर इसकी वैल्यू है। अगर परसेंटेज बेस पे आप देखोगे ग्रोथ रेट को तो 15.51 यानी 51% जो वो क्या है, ये क्या है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट पिछले वर्ष की तुलना में ये दोनों की ग्रोथ रेट है। चाहे आप जीडीपी ले लो, चाहे एनएसडीपी ले लो, चाहे आप जीएसवीए ले लो, इन सभी की स्थिर मूल्यों का जो है आपको मोटे मोटे तौर पर अगर अंदाजा लगाना है तो 7-8 के आसपास इनकी ग्रोथ रेट है। ठीक है। दूसरा है, अगर हम इसकी जो है प्रचलित मूल्यों पर लेते हैं, चाहे वो जीडीपी हो, जीएसवीए हो, चाहे एनएसडीपी हो, ये किसके आसपास रहेंगे, 14-15, 15-16, 14-15, यहाँ पे इनके आसपास का जो है आंकड़े हैं वो किसके पास रहेंगे, प्रचलित मूल्य के आधार पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो आंकड़े के बारे में है, आपको काफी सारे आंकड़े याद रखने हैं, इसलिए जो है ज्यादा आंकड़ों का अगर हम पढ़ाएंगे तो इतना याद रह नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है, चलो वो कर लेते हैं आज, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, हिंदी बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। मान लो एक परिवार है, उस परिवार की जो है 50,000 रुपए मंथली इनकम है, और उस परिवार में 5 मेंबर है, हालांकि अर्निंग वाले 2 ही है, 25-25 हजार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन परिवार की जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 50,000 रुपये, और उस परिवार में 5 मेंबर रहते हैं। तो अब परिवार में प्रति व्यक्ति अगर आय देखोगे, मान लो परिवार की इनकम टोटल कितनी है, 50,000 रुपये, सदस्य कितने हैं, 5, तो पर कैपिटा पीसीआई निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसमें 50,000 में क्या डिवाइड कर दोगे, पॉपुलेशन उनकी कितनी है, उस पॉपुलेशन को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तब क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी उनकी। पर कैपिटा इनकम निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम में जनसंख्या का भाग देना पड़ेगा। अब टोटल इनकम कौन सी, टोटल इनकम भी कौन सी, जीएसवीए लेना है, जीडीपी लेना है, या एनएसडीपी लेना है। अभी हमने देखा था वास्तविक जो मूल्य आ रहा है वो किस में आ रहा था, एनएसडीपी में आ रहा था, क्योंकि जो है उसकी जो रास वैल्यू है वो निकाल दी जाती थी जीडीपी से, तब क्या आ जाती थी हमारे पास एग्जैक्ट एनएसडीपी। एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू में मिड ईयर पॉपुलेशन का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि मध्य वर्ष के दौरान जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को उसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जो राज्य शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें जो है मध्य वर्ष की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का जब हम भाग देंगे तब जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, हिंदी में बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय। अब इसके आकलन करें हम, पीसीआई क्या, पर कैपिटा इनकम का आकलन करोगे किस आधार पर, 2 आधार पर करोगे, किस किस पे, एक तो वही स्थिर मूल्य पर और दूसरा प्रचलित मूल्य पर, क्योंकि दोनों में क्या अंतर है। तो स्थिर मूल्य पर देखेंगे तो
86,134। आप एवरेज लेकर के मान लो 134 को छोड़ो, आप तो लगभग 86,000 ही मान के चलो। इसके पास अगर देखेंगे तो लगभग 17,000 जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसकी। तो लगभग आपके जो है 1,56,149, लगभग 17,000 के जो है इसमें क्या देखने को मिलेगी, जो है ग्रोथ देखने को ज्यादा मिलेगी। किस पे? प्रचलित मूल्यों पर। वही वापस अगर हम ग्रोथ रेट देखोगे तो लगभग ग्रोथ रेट है इसकी 6.94%। बोला ना, 7-8 ही रहनी है जो जितने भी है स्थिर मूल्यों पर। अगर हम बेस ईयर के बेस पे अगर लेकर के चलते हैं तो बेस ईयर ध्यान रखना, बेस ईयर कौन सा, ये जरूर ध्यान रखना, बेस ईयर कौन सा लेकर के चलते हैं हम लोग, 2011-12। और इसमें जो रहेगी वो कितने रहेगी, 14.85%, लगभग 15 के आसपास। तो 14, 15, 16 यहाँ के आसपास तो ये चल रही है प्रचलित मूल्य, और 7-8 के जो नियर बाय है वो हमारे स्थिर मूल्यों पर इनकी जो वैल्यू है वो चल रही है। तो आज हमने पढ़ा है जीएसडीपी के बारे में, एनएसडीपी के बारे में, इसके अलावा जीएसवीए के बारे में, और उसके अलावा पर कैपिटा इनकम के बारे में। आज की जो क्लास है उसमें काफी सारे आंकड़े हैं। पहली क्लास में आपके पास इतना आंकड़ा है, लेकिन ये विश्वास रख के चलिए इस क्लास में से 101% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, क्योंकि एनएसडीपी, जीएसडीपी, प्रचलित मूल्यों पर, स्थिर जो है स्थिर मूल्यों पर, बेस ईयर, इससे संबंधित 1% आरएस प्री के अंदर 101% पूछा जाता है। और उम्मीद करूंगा कि इसे आज की क्लास में से एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। तो आपको ये आंकड़े मोटे मोटे तौर पर आपको आंकड़े इनको याद रखने हैं। जब आप इनके नोट्स खुद बनाओगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। बने बनाए नोट्स में आप रटने बैठोगे तो याद नहीं होंगे। आपको इनको याद करने का एक ही तरीका है कि खुद नोट्स बनाओ। इनके खुद जैसे नोट्स बनाओगे तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आंकड़े इजीली याद आपको हो जाएंगे। तो अगली क्लास में हम आगे की जो काफी सारे टॉपिक है इकोनॉमिक्स के उनको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जिसमें आप ये 4 चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। धन्यवाद।